स्टूडेंट, मेरा नाम गीता है और एक बार फिर से हम अपनी एक वीडियो और लेके आए हैं जो कि चैप्टर यूनिट 1 को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट वन इज़ मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने लास्ट 2 वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने 2 वीडियोज़ में चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक कवर कराए थे। लाइक फर्स्ट टॉपिक हमने किया था मैटर के क्लासिफिकेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हमने डिफरेंस पढ़ा था मास और वेट के बीच में। एज वी नो कि मास हमेशा फिक्स रहता है बट वेट चेंज होता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ कम टू लास्ट वीडियो, हमने यहाँ तक कंप्लीट की थी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी तक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शंस के कुछ रूल्स, कुछ लॉज जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में और मोल कॉन्सेप्ट। इतना हम आज की वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ वीडियो में कुछ कमी लगे तो भी मुझे बताइएगा, सो डैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बना सकूं। हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या है, इसमें रूल्स है कि लाइक अगर हम कुछ भी कोई भी डिजिट्स ऐड करेंगे, लाइक हमने इसके अंदर 3 डिजिट ऐड करी है, 12.11, 18.0 एंड 1.012। तो इनका तीनों का एडिशन हमारे पास आया है 31.122। तो जो रिज़ल्ट होगा, इस रिज़ल्ट को हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन करेंगे। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सबसे कम वाली होती है, लाइक इन तीनों डिजिट में सबसे कम 18.0, इसके अंदर क्या है, ओनली पॉइंट के बाद क्या है, ओनली 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। सिर्फ हम ये देखेंगे कि सबसे लीस्ट वाली टर्म का यूज़ करेंगे कि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसमें भी हम पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक डिनोट करेंगे, लाइक 31.1 इस ऐसे शो करेंगे। ठीक है, इसी में बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे 31.1 हमने लिखा, यहाँ पे इससे नेक्स्ट 1 से क्या था, 2 था। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता, लाइक 6 होता, तो हम इसको 1 की जगह 2 डिनोट करते, तो हम लिखते हैं 31.2, क्योंकि जब हम 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हमारी एक प्रीवियस वाली टर्म में एक इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है तो इसके अंदर जो मिनिमम की टोटल देखेंगे। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर तो हमने डेसिमल के बाद देखा था कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो हमें आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट देनी थी। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के अंदर हमने टोटल में देखा है इसमें कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और हम इसमें देखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो लिस्ट नंबर की होगी वो हम जो हमारा आंसर होगा उसमें ही वही आएगा। लाइक हमारा आंसर आया 3.125, तो 2 डिजिट तक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.1 रिपोर्ट करेंगे हम। 1 क्यों रिपोर्ट किया, क्योंकि इससे अगली 2 थी। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होती तो हम 1 डिजिट यहाँ बढ़ा देते। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये वही रूल दे रखा है कि अगर यहाँ पे 1.38 है तो हमने इसको रिपोर्ट करना है। तो 8 मान लो हम 8 के बाद कर रहे हैं, 8 के बाद क्या है, 6 5 से ज़्यादा है तो 8 में 1 बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.39। ठीक है, 4.334 है। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 3 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये 5 से कम है। ठीक, ये 2 पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट में है कि अगर हमारा 6.35, ठीक है, अब अगर 5 आ गया तो हमें क्या करना है, 5 से कम आएगा तो एज इट इज़ डिजिट रहेगी, 5 से ज़्यादा आएगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ 5 है, लाइक हाँ, वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4 गिविंग 6.4। अगर हमारे पास यहाँ ओड नंबर है, ठीक है, जैसे 5 से पहले क्या है, ओड नंबर 3, तो हम एक इंक्रीज़ कर देंगे, 6.4 लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर होगा 6.2 तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5.35, ये नंबर है, तो ये क्या है, 5 से पहले क्या है, ये हमारे पास ओड नंबर है। ओड है तो हम इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हम लिखेंगे 5.4। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास 5.4
4 5 है तो ये इवन नंबर है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 5 के केस में, ठीक है। 3 रूल है, क्या क्या है। फर्स्ट ये है कि अगर हमारे पास 1.386 अगर 5 से ज़्यादा नंबर आता है तो एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हो जाएगा 3.9 1.39 सॉरी। ओके, एक मिनट, 1.343। अगर हमारे पास 5 से कम आता है तो एज इट इज़ डिजिट लिखेंगे हम 1.34, ठीक। और अगर हमारे पास ओड नंबर है तो ओड मतलब ओड में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओड में 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इवन में एज इट इज़ रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पीस ऑफ मेटल इन 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज़ दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर कोई पीस ऑफ मेटल 3 इंच का है तो सेंटीमीटर में उसकी लेंथ क्या होगी। तो एज वी नो कुछ रिलेशंस है जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो इजी। 1 इंच इज इक्वल्स टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक, इतना होता है। तो हमें इस किस में चेंज करना है, 3 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम पहले लिखेंगे एक मिनट, पहले हम लिखेंगे ना 3 इंच को करना है ना, किस चीज़ में करना है, सेंटीमीटर में। तो 1 इंच किसके इक्वल होता है 2.54, तो इंच की जगह बस ये पुट कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.62, ये दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। अगर लीटर में दिया है तो हमें मीटर क्यूब में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सी हम ऐसे करते हैं। एक बेसिक रिलेशन कोई भी एक याद कर लो, बाकी यूनिट कन्वर्जन उसके अकॉर्डिंग कर लेना। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू, मैंने उस लास्ट वाली वीडियो में भी ट्रिक बताई थी, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। बस ये वाला याद कर लो। 1 लीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से याद कर लो, क्यूब बाद में लगा देना, ठीक है। 1 लीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो ये इतना होता है, ठीक है, 1 लीटर के अंदर। तो इसने क्या है 2 लीटर बोला है, तो मतलब 2 लीटर, लीटर की जगह क्या पुट कर दो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हमें अगर कोई वैल्यू मीटर में दी होती है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर हमारा बड़ा यूनिट होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में लाएंगे तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ये सोच लो कि 1 मीटर इतना है, 1 मीटर के अंदर 100 छोटे छोटे, 1 मीटर लाइक कितना है, तो इसके अंदर 100 छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और ये क्यूब है तो 10⁻100 जो हो गया इसका क्यूब, समझ गए। सेंटीमीटर की जगह 100 की लगाया उसको, उसके ऊपर क्यूब, और ये कट आउट करके इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, ये तुम लोग देख लेना क्वेश्चन, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कुछ लॉज दिए थे साइंटिस्ट ने, क्या लॉ थे। फर्स्ट लॉ था जो एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखो नाम से पता लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब किसी भी रिएक्शन में कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी चेंजेस में मास का लॉस नहीं होगा। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। हैंस ही रीज टू द कंक्लूजन दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, कि मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो इसको इसने क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट लॉ है, ये किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब, डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में, जैसे कि 1/2 2/3, एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम। लाइक ये किसने दिया था, ये दिया था जोसेफ, एक साइंटिस्ट था ये। इसने क्या कहा
कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो इसने कोई क्यूप्रिक कार्बोनेटिक कंपाउंड लिया, ठीक है, तो वन ऑफ विच वॉज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड अदर वॉज सिंथेटिक। उसने क्या किया कि एक बार तो क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और एक बार लिया उसने खुद बनाया सिंथेटिक सैंपल। तो उसने क्या पाया कि जो कॉपर की परसेंटेज थी वो नेचुरल भी 51.35 और सिंथेटिक में भी इतनी थी। मतलब जितनी परसेंटेज कॉपर की नेचुरल में थी उतनी ही सिंथेटिक में थी। मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना, तो जितनी परसेंटेज कॉपर कार्बन ऑक्सीजन की नेचुरली थी उतनी ही सिंथेटिक भी थी। मतलब इनकी जो कंपोजिशन थी वो फिक्स थी। ही कंक्लूडेड दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर ये दोनों कंबाइन करके एक बार तो वाटर बना रहे हैं, एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाया 18 ग्राम। नेक्स्ट केस में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करके 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया। तो ये तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन का है रेशो है वो क्या आएगा 1:2, मतलब एक होल नंबर आएगा रेशो, ठीक है, कोई इंटीजर्स वगैरह में नहीं आएगा। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो हम इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, द masses ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, ओके, ये दिया था डाल्टन ने, ठीक। तो सबसे पहले वाला किसने दिया था जो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन था? एंटोनी लेवोसियर ने। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैसियस के ऊपर था, जैसे कि इसने यहाँ पे एलिमेंट की बात की मास में, ऐसे ही गे लुसेक ने गैसेस की बात की। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहा उसने कि लाइक 100 ml हाइड्रोजन लिया प्लस 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों कंबाइन करके इसने वाटर बनाया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन, किस रेशियो में कंबाइन किए ये दोनों? 2:1 रेशियो में कंबाइन किए। मतलब ये क्या था, एक सिंपल रेशियो था, ठीक है। तो गे लुसेक डिस्कवर ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअल द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम। इसने इसी को ही बोला कि जो वॉल्यूम का प्रोपोर्शन था जो इस सिंपल रेशियो में कंबाइन किया है, तो इसी को इसने बोला द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं हम एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो इम्पोर्टेंट है। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Avogadro made a distinction between atom and molecules which is quite understandable in present time. If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volume of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen. इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोजन लिया H2, ठीक है, 2 वॉल्यूम लिया इसका हाइड्रोजन का प्लस O2, इसका अगर हमने 1 वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन किया इसने, ठीक है, ये ऐसे कर लो चाहे, ठीक। तो इसने क्या कहा कि इसका हमने 1 वॉल्यूम लिया है, ठीक है, एक वॉल्यूम है, इसका हमने 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, और 2 वॉल्यूम ऑफ हमने हाइड्रोजन लिया है। तो जो हमारे पास वाटर वेपर बना है उसके बाद हमारे पास कुछ भी अनरिएक्टेड नहीं था। मतलब क्या है कि एक सेम टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर
जितने भी एक वो जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो इक्वल नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, समझे। लाइक जितना हाइड्रोजन के अंदर है उतने ही ऑक्सीजन के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करके ये पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ, डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स दिए थे। डाल्टन ने एटम के मैटर के बारे में बताया था। डाल्टन ने क्या कहा कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर क्या कंसिस्ट करता है, इंडिविजुअल एटम्स, कुछ एटम्स इंडिविजुअल एटम कंसिस्ट करता है। ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। कोई एक एलिमेंट है, लाइक कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर के अंदर जितने भी एटम है ना, इन सब की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम अलग होगा दूसरा एटम अलग होगा, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड बनता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन फिक्स रेशियो में। जैसे कि H2O है, ये क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है, एक फिक्स रेशियो के अंदर क्या किया है, कंबाइन करके इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब इसके अंदर क्या है कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम के अंदर। जैसे कि ये है, इसके अंदर ये एग्जांपल दे रखा था कि इसके अंदर एटम क्या हुए, जैसे कि ये ऑक्सीजन के एटम थे, ये हाइड्रोजन के थे, ये क्या किया, कंबाइन करके रीऑर्गेनाइज होकर इन्होंने दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बन गए, तो इसके अंदर एनर्जी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो डाल्टन ने क्या, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। क्योंकि जब हमने कंसिडर किया कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो एटम जब इतना स्मॉल है तो एटम का जो मास होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। सो अब तो हम डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रो, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, साइंटिस्ट उस टाइम पे टेक्निक्स नहीं थी, तो साइंटिस्ट क्या करते थे, रिलेटिव मास निकालते थे, ठीक है। साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स, ठीक है। कैसे निकालते थे कि लाइक इन्होंने कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड कंसिडर कर रखा था, तो कार्बन 12 का जितना मास था वो कैलकुलेट करके उसके रिस्पेक्ट में दूसरों को कंसिडर करके मास कैलकुलेट किया जाता था। कार्बन 12 इज़ वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक। तो जो कार्बन 12 है वो क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन 12। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइन ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है, AMU बोलते हैं हम, एक मिनट को बताती हूँ, एक मिनट इसको रब कर देते हैं, ठीक है। AMU क्या है, AMU बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो कार्बन 12 इज असाइन ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। सो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइन एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द, देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं पहले, ठीक है। तो क्या है, कार्बन का मास कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही स्मॉल होता है तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो कार्बन का मास कैसे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, कितना होता है, 1.64 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, इतना होता है, ठीक है। तो 6 + 6 12, तो 12 इंटू ये प्रोटॉन का मास है ना 1.6, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। गिरा 1 AMU, तो हम इसको बोलते हैं AMU, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, कि जो प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास जो हम कंसिडर करते हैं उसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको हम जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समथिंग कितना आ जाएगा,
12 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है, बहुत स्मॉल, बहुत सारी डिजिट नंबर में, वो उसको हम कंसिडर करते हैं 12 AMU यूनिट। तो ये 12 AMU है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है 12 AMU है, वो ये मास है। कार्बन के इस मास को स्टैंडर्ड मान के हमने दूसरी एंटिटीज़ का मास कैलकुलेट किया है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू दिस। सो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, 1 ही होता है, सिंपल। तो हाइड्रोजन का क्या, जो हाइड्रोजन का क्या मास होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -24। तो इसको हम कंसिडर करके इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0078 AMU। ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का कितना होता है, वैसे हम 16 मानते हैं, लेकिन जब हम एग्जैक्टली निकालेंगे इसको इससे डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाएगा 15.995 AMU। ठीक। सो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे हम बोल देते हैं कि ये मास है, लेकिन ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे होता है, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इन सब का अपना अपना एटॉमिक मास है, और इनकी जो रिलेटिव अबेंडेंस होती है, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नॉलेज के उससे बता रही हूँ। ये रिलेटिव अबेंडेंस है कार्बन की 12 की सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 98% होती है, 13 की होती है 1%, और 14 तो बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलता है। तो हम कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके एटॉमिक मास से, फिर इसके रिलेटिव अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं इसके एटॉमिक मास से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को सम करके हम निकालते हैं 12.011। तो हम वैसे कंसिडर करते हैं कि 12 ग्राम है, बट ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। ओके, समझ आया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि एटॉमिक मास है किसी एक एटम का, जैसे कार्बन एटम का, हाइड्रोजन एटम का। मॉलिक्यूलर मास किसी एक मॉलिक्यूल का, लाइक CH4 एक एग्जांपल दिया हुआ है इसने। तो CH4 का क्या होगा, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 4 = 16। ये उसने पूरा लेके किया हुआ है, बट हम डिजिट लेके भी, मतलब होल नंबर लेके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे H2O का, एक मिनट। वाटर का हम कैसे लेंगे, 1 × 2 क्या है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 18। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट। अब देखो, एटम के लिए एटॉमिक यूनिट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटम के लिए एटॉमिक मास। फॉर्मूला मास हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला होता है कि लाइक कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे इसने NaCl का एग्जांपल लिया है, NaCl है, KCl है, CgMCl है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब ना एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ये पूरे क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पूरी यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं। ये यूनिट है ना, ये NaCl की है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये Na के हैं, ये किसके हैं, ये Cl के हैं। तो पैकिंग ऑफ NaCl इन सोडियम क्लोराइड। तो इसका जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तुम सिंगल सिंगल नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये आयंस में एग्जिस्ट करते हैं, NaCl, Na+, Cl-। तो इनका हम सिंगल सिंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, NaCl है, Na का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 23, Cl का कितना होगा 35, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5। ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा है। क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कैसे निकालोगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली ऐड कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर, टुडेज लेक्चर। बाकी का जो बचा हुआ है वो कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। कल तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम लेंगे एक मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में क्या होगा कि एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का ओवरव्यूज या पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल क्या होता है, मोल होता है, हम सिर्फ मोल की बात करते हैं। मोल में देखो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, तो मोल को अच्छे से कर लेना। और आज अगर तुमने मोल पढ़ लिया तो इसके बाद तुम्हें मोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
मोल क्या होता है? मोल इज जस्ट लाइक ए नंबर। नंबर क्यों? जैसे कि अगर हम करते हैं कि हमें 5 डज़न केले चाहिए, तो 5 डज़न केले, 5 डज़न। डज़न क्या है? डज़न एक नंबर है ना, जो कि डज़न इज इक्वल्स टू होता है 12 के इक्वल, ठीक है। तो 5 इंटू 12 कर देते हैं हम, तो हमें इतने बनाना चाहिए। तो मोल भी सेम जस्ट लाइक नंबर है, ठीक है। तो मोल का क्या है, जैसे कि और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मोल की? सबसे पहले क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एटम और मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉल है साइज के, ठीक है। तो जो इनके मास होते थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल इन द सेंस, मतलब जैसे कि मास हमने कार्बन का पढ़ा था, 12 को मल्टीप्लाई किया था 1.64 इंटू 10 की पावर -24। तो जी इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इन सब नंबर से बचने के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। कैसे किया? कि मोल हमने बताया कि मोल एक नंबर है, ठीक है। तो मोल को हमने क्या किया कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये भी मैं बता देती हूँ कि 6.30 इंटू, एक मिनट। हाँ, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली। जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कंप्लीट, रुको। हाँ, हम अगर अभी बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का क्या मतलब है कि कार्बन का एटम का मास कितना होता है? 12। ये कितना है? ये है तुम्हारे पास इसके मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और मोल क्या है? मोल एक क्वांटिटी है जिसको मोल से मल्टीप्लाई किया है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। जो कि मोल की वैल्यू क्या होती है? मोल की होती है ये 6.022। और मैं बताऊंगी ये कैसे आया, पहले बस ये देख लो। ये इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हम एटम में बात करेंगे तो हम इसको एटम लिखेंगे, मोल में बात करेंगे तो मोल लिखेंगे, मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल लिखेंगे। इस लाइन का ये मतलब है कि एक मोल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डेट कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कैसे किया उसने कि मान लो 12 ग्राम ऑफ कार्बन का बताना है, तो 12 ग्राम को हमने कार्बन का एटॉमिक मास क्या था? AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राम में बात करेंगे तो हम अगर इसको मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल क्या था? 6.023। एक मिनट, साफ से दिख जाएगा, दोबारा से बता देते क्या था हमारे पास? 12 AMU। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 24। AMU का क्या मतलब था? 1.67 इंटू 10 की पावर -23। तो देखो 23 10 की पावर 24, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 12 ग्राम। मतलब ये सब नंबर्स को अवॉइड करने के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट लेके आए थे। समझ आया? अब देखो, अगर तुम्हें कोई कहे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने एटम होंगे? एक मोल। मोल का क्या मतलब है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने आइटम होंगे। अगर तुम्हें कोई 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या होगा? एक मोल। मोल का क्या मतलब है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 वाटर मोलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो मोल का मतलब क्या है? सिर्फ एक नंबर जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना कि डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। अच्छा, जैसे किलोमीटर, तो किलो का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 3। तो ऐसे ही मोल का क्या मतलब होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कुछ समझ आया? अब हम इसमें से पढ़ते हैं। ओके, देखो, जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन ऑफ 12 आइटम, जैसे कि हम एक डजन में 12 आइटम बोल देते हैं। स्कोर ऑफ 20 आइटम, ग्रोस फॉर 144 आइटम्स, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही मोल क्या है? काउंट है एंटिटीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, मतलब बड़े बड़े उस पर। और मोल्स में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक में, जैसे कि एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मोल की अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना था, तो इसलिए हमने 12 कार्बन से कंपैरिजन करके मोल को बताया है। अब इसने क्या किया है कि हमने क्या किया? कार्बन 12 का स्पेक्ट्रोमेट्री मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो कि इसके इक्वल था मास, ठीक। हाँ, जो कि इसके इक्वल था। तो इसने क्या किया कि 12 ग्राम, ये हमें पता है ये होता है मोल
कंसिडर करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोल की यूनिट आ जाएगी, जो हम मतलब मोल का नंबर आ जाएगा जो हम कंसिडर कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम या मोल। ठीक, तो दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ गिवन ए सेपरेट नेम, इसका अलग से नाम दिया है जिसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको कि हम Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे डिजिट्स में लिखेंगे तो ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक, सो वी कैन देयरफॉर से डैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इतने एटम है, 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर भी इतने ही है, 1 मोल ऑफ चेयर क्या होंगे, अगर तुम्हें कोई बोल देगा 1 मोल ऑफ चेयर मतलब इतने आइटम है चेयर के। ठीक है, 1 मोल ऑफ टेबल मतलब इतने टेबल हैं 1 मोल में। ठीक है, तो इसका ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो। तो ये क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, जो कि हम ग्राम में कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कार्बन का 12 ग्राम निकला है, तो ये क्या है, इसका मोलर मास है। और अभी तक हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ रहे थे जो कि हम 12 AMU पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल से कर दिया तो मोलर मास हो गया। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ वाटर का क्या होगा, 18.02 ग्राम पर मोल, मतलब पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा ये, अगर हम अभी तक हमने वाटर का निकाला था। ठीक है, वाटर का क्या निकाला था, H2O निकाला था ना, 2 × 1 प्लस में 16 तो क्या आ जाए 18, तो अभी तक हमने इसको 18 AMU बोल रहे थे हम। ठीक, लेकिन अब हम इसको मोल से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। ओके, समझ आया मोल। चलो बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।